आज का न्यूज़ एनालिसिस एंड एडिटोरियल एनालिसिस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, अगर आपको कोई भी इश्यूज़ होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट में नहीं लिखना चाहते या कोई पर्सनल हेल्प या सपोर्ट चाहते हैं, तो ये 2 मेल आईडी आपको मैंने प्रोवाइड कर रखी है। इनमें से आप किसी भी मेल आईडी पे अगर मुझे डिटेल दे देंगे, कोई भी चीज़ कर देंगे, तो उसका रिवर्ट आपके पास सूनर और लेटर आ जाएगा। तो आप ईज़िली इसका रिप्लाई दे सकते हैं इस जगह से। आइए न्यूज़ एनालिसिस का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना ईज़िली, ताकि उसे आप कोप अप कर पाएँ और टैकल कर पाएँ। तो पहला है, यूएन मीट हुई, मोदी उसमें बोल रहे थे रिफॉर्म मल्टीनैशनलिज्म की इन्होंने बात की है। ये यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की 75th एनिवर्सरी की मीटिंग थी। इसमें मोदी ने बहुत अच्छी चीज़ बोली। इन्होंने बोला कि देखिए, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पे हमने चीज़ें चेंज की थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमने जब यूएन ऑर्गेनाइजेशन आया था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो इश्यूज़ चल रहे थे उसके बाद आया था। आज भी पैंडेमिक में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि हम दोबारा इस चीज़ को बना सकते हैं। इन्होंने कहा फूड हो गया, इफ़ेक्ट्स हो गए उनके बारे में, फिर अपनी कंट्री के बारे में बात की कि 30 बिलियन हमने इकोनॉमी को दिए हैं ताकि उसको हम बैक कर पाएँ। उसके बाद इन्होंने आगे बोला कि हम अपने यहाँ चीज़ें सही रख रहे हैं, कोविड-19 के बारे में हमने फाइट बहुत अच्छी की है। तो उन सब के बारे में डिटेल दी, तो ये न्यूज़ आप एक बार देख लीजिएगा, आपके काम की है। इसके बाद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रैम्पेंट हुए, इसे सही किया जा रहा है। ज़ाहिर-सी बात है, आज की डेट में अगर कोविड-19 के बाद कंडीशन देखें, तो हमारे यहाँ तकरीबन, आपको शॉक्ड होगा ये जान के कि अब हम पैंडेमिक में कितना इम्प्रूव हुए हैं। 1383 डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं, 3100 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर हैं और 10,382 कोविड केयर सेंटर्स हैं। आईसीयू बेड्स हमारे यहाँ 46,600 एंड 73 हैं, 21,848 वेंटिलेटर्स हैं। N95 मास्क और पीपीपी किट्स जो हैं ये हमने सेंटर ने दे दी है। 235.58 लाख मास्क और 124.26 लाख पीपी किट्स हम भेज चुके हैं। तो हमारी कंडीशन अच्छी है। अगर देखा जाए तो फैसिलिटीज़ जो आईसीएमआर की वो भी काम कर रही हैं। इसके बाद रैपिड एंटीजन डिटेक्टेड टेस्ट को भी हमने कर रहे हैं। आरटी-पीसीआर टेस्ट भी हम कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। 3,33,000 सैंपल टेस्ट हुए हैं लास्ट 24 आवर्स में। तो एक पॉजिटिव चीज़ है, फ़ायदेमंद चीज़ है, चीज़ें सही चल रही हैं, सामने हमें दिख रहा है। इसके बाद ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हो गया है। भारत बायोटेक ने रोहतक से इसे किया है। मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं जो इसके पार्ट बने ह्यूमन ट्रायल पे, तो ये अब चीज़ें अपनी कर रहे हैं। ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हो गया, इसका मतलब इसको हम बहुत फास्ट रैपिड में ला रहे हैं, चीज़ें हम इसे जल्दी करना चाहते हैं। आसाम में बेटा जो फ्लड आया उसका सबसे बड़ा रीज़न है नेग्लेंस। देखिए, आप अगर चाइना को इस जगह देखें तो चाइना या अदर कंट्रीज़ भी आप देखें, वैसे चाइना बेटर एग्जांपल है। अभी रिसेंटली वहाँ जब फ्लडसम सिचुएशन बनी इसी के चक्कर में, तो पूरी आर्मी उतार दी गई वहाँ पर। वो पूरे बैरिकेड्स लगा रहे हैं, बालू भर के झोले बैग भर रहे हैं, बोरियां लगा रहे हैं, पत्थर बड़े बड़े लगा रहे हैं ताकि रेन वाटर कोई चीज़ काटे ना। हमारे यहाँ आप देख लीजिए पूरा काजीरंगा फ्लडेड है, सब कुछ है, तो वो सारी चीज़ें इश्यूज़ हैं। इसका नेपाल आर्कियोलॉजिकल साइट को एक्सप्लोर कर रहा है। अब देखिए, सबसे बड़ा इशू है, ओली साहब ने बहुत गलत लाइन बोल दी कि नेपाली थे राम जी। तो अब जाहिर सी बात है, इन्होंने कई चीज़ें दी, इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली। इन्होंने कहा कि ज्योग्राफिकल वाल्मीकि रामायण बोलती है लॉर्ड राम की अयोध्या जो थी वो जनकपुर के पास थी। तो उन्होंने कहा इंडिया की अयोध्या जनकपुर से 7 दिन की दूरी पर है। पर रामायण में राम जनकपुर 1 दिन में पहुँच जाते थे, ये पॉसिबल है? तो मिस्टर ओली ने जो बोला उसके बाद वहाँ पर साइट जो है उसको एक्सकेवेट करने की बात की जा रही है, वहाँ पर चीज़ें की जाएँगी। थोरी एक साइट है, वहाँ पर काठमांडू के लोग गए हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, इसका आर्कियोलॉजिकल प्रूफ देने की कोशिश है। रिएक्शन तो ये गए कि भई हम जानते हैं आपके सेंटिमेंट्स हैं, बट ज़ाहिर-सी बात है आप ये सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहे हैं, गलत चीज़ है, इसको आपको 2-3 बार पहले सोच लेना चाहिए था। इसके बाद अब देखिए, यूएस ऑफिशियल हैज़ लॉस्ट देयर माइंड्स। चाइना ने बोला इकोनॉमिक जो बिल्डस्क्रिज है इसके बारे में बात हो रही है। देखिए, यहाँ पर क्या है, इस चीज़ को अगर आप समझेंगे तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जो अभी तक किसी ने नहीं समझा। यहाँ पर इकोनॉमिक बिल्डस्क्रिज जो वर्ड है ये बेटा जर्मन वॉरफेयर के टाइम पे आया था, जब ये लाइटनिंग स्पीड से अपने एनिमी को सरप्राइज कर देते थे और उस पर अटैक कर देते थे, उस टाइम से ये वर्ड चल रहा था। अब चाइना के ऊपर यूएसए कह रहा है कि यूएस क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है। चाइना हर एक कंट्री को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, कल्चरल थ्रेट्स उनको दे रहा है, अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहा है, और जो काम कर रहा है उससे वो कभी यूएस को पार नहीं पा पाएगा। देखिए, पहले भी ये बोला गया, अभी भी यही बोला जाएगा कि यूएस को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने इंप्रूवमेंट पे, और अपने आप को देखिए, आप अगर ऊंचे हो तो आप ऊंचे बने रहो ना, आप दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश क्यों करते हो। यूएस आज की डेट में ये टेक्निक्स फॉलो कर रहा है कि वो चाइना को चारों तरफ से घेरा और अकेले घेर रहा है। देखिए, चाइना अपनी इकोनॉमी बूस्ट करने पे ध्यान दे रहा है, वो आपकी कंडीशन पे ध्यान नहीं दे रहा। आपको भी ये करना चाहिए अगर आप इंप्रूव होना चाहते हैं।
यूएन ने तालिबान लीडर नूर वाजिद मसूद को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस वक्त चीफ हैं, ठीक है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक ग्रुप है, उसके हांगकांग के जो ऑफिसर्स, हांगकांग में जो ताइवान के ऑफिसर्स हैं, उनको वन चाइना डॉक्यूमेंट साइन करने को बोला गया, कहा ये नहीं करेंगे तो आपको वीजा नहीं दिया जाएगा। देखिए जब हांगकांग के राइट चल रहे थे तो इसके अगेंस्ट खड़े थे, इन्होंने अपने कैंप्स बना रखे थे, उन्होंने कई बार बोला कि कोई हम चाहे तो हमारे पास आ सकता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अब हांगकांग में फ्रीली नहीं रहेगी। आपको पता है भी हांगकांग वाले रिवोल्ट्स जो चल रहे थे, आपको हिंदूज में लास्ट टाइम पे भी हम लोग पढ़ा चुके हैं, तो आप उसे देखेंगे तो हांगकांग इस वक्त फ्री नहीं है। वहाँ पे बिल पास हो चुका, पैंडेमिक के आड़ में चीजें हो चुकी हैं। आज हांगकांग की जो फ्रीडम थी वो खत्म हो चुकी है, वो पॉलिटिकली फ्री नहीं रहा। तो वहाँ पर जो चीजें हैं वो चाइना के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, तो चाइना ने बोल दिया आप करेंगे तो आप जरूरी है, वरना रहिए। अब इसराइल देखिए, कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो इसराइल की कंडीशन थोड़ी सही थी। इसराइल ने एक बहुत अच्छी चीज़ कही है, देखिए लॉकडाउन एक अल्टरनेट नहीं है कि बार-बार हम लॉकडाउन लगाएँ और चीज़ें करें। इन्होंने भी वही चीज़ अपनाई जो यूपी अपना रहा है। अब आप ये कहें कि भाई यूपी वीकडेज़, वीकेंड्स में ही बंद रहता है, देखिए वीकेंड्स में बंद होगा, इंडोर्स में 10-15 10 लोग और आउटडोर में 20 से ज़्यादा लोग अब नहीं आएँगे। गवर्नमेंट थोड़ा टाइट हो रहा है क्योंकि इज़राइल ने 1900 नए केस थर्सडे में अकेले लिए हैं और 384 लोग मर चुके हैं, अभी तक 45,000 केसेस वहाँ पर है, तो एक शॉकिंग चीज़ है। तो इज़राइल अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो वो वीकेंड्स में अभी लॉकडाउन लगाएगा ताकि इकोनॉमी भी रन करे और थोड़े रिस्ट्रिक्शन के साथ इकोनॉमी चलेगी, वही बेनिफिट है। देखिए हर कंट्री को यही करना पड़ेगा, आप इकोनॉमी नहीं बंद कर सकते, बट आप कंटेनमेंट जोन एंड ऑल सब बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं समझता हूँ, बट उनका फायदा तब तक नहीं होगा जब तक आप स्ट्रिक्टली एक वीक के लिए लॉकडाउन पूरी कंट्री में लगाइए, नो मूवमेंट जोन बना दीजिए, सबकी टेस्टिंग कर दीजिए या सबके सैंपल सर्वे ले लीजिए, थोड़ी टीम लगाइए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इसी वर्क में लगाइए। अब यकीन मानिए अगर आप सबके सैंपल सर्वे लेंगे तो आपको रियल में कोविड-19 के केस मिलेंगे। अभी जैसे लखनऊ में रैंडमली कल सर्वे किया गया, 800 प्लस लोगों का किया गया, उसमें भी 300 लोग आपको कोविड-19 पॉजिटिव मिले। तो अभी कई ऐसी चीजें हैं जो हम ध्यान नहीं देते, हमें अगर उनको ध्यान देना पड़ेगा तो हमें पता चलेगा कि कंडीशन थोड़ी वर्स है और हमें बहुत सीरियस होकर इस पे सोचना चाहिए, वो टाइम आ चुका है। एडिटोरियल में अगर आप आते हैं तो एडिटोरियल में देखिए यहाँ पर लास्ट पर जो नेक्स्ट पेज का है ओपेड वाला, वो बिल्कुल बेकार है, उसमें आपके लायक कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए पहला ये हमें पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है आज का, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। यूनिवर्सिटी गाइड्स हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। यह आपको पढ़ना है माइलस्टोन ऑफ द मिलियन, जो हम 10 लाख के केस तक पहुंच चुके हैं, इस पर है कि हमारी कंट्री क्या कर रही है और हमें क्या करना चाहिए। ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, आपको नहीं पढ़ना। तो हम इस एडिटोरियल से स्टार्ट करते हैं चीज़ें अपनी, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए इसराइल सॉरी ईरान की जो कंडीशन है उसके बारे में आप बात करेंगे। ईरान टाइज नीड क्वाइट डिप्लोमेसी, जाहिर सी बात है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली गई है। जब इंडिया ने स्टार्ट किया था तो 6 to 9 किलोमीटर्स की जो रेलवे लिंक्स थी, चाबार पोर्ट एंड ऑल, ये सारे प्रोजेक्ट से इंडिया को एक्सक्लूड कर दिया गया। बाद में इन्होंने बोला कि इंडिया बाद में चाहे तो ज्वाइन कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे अभी डोर ओपन है IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड के। ये इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड है बेटा, ये इंडियन रेलवे का एक्सपर्ट पार्ट है जो वर्ल्ड में कंस्ट्रक्शन के लिए जा सकता है। तो इसके लिए अभी डोर बंद नहीं किए गए, ये अभी भी काम कर सकता है। चाबार पोर्ट पे हमारा डेवलपमेंट अभी भी चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं कि खराब है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ये आप समझिए। अफगानिस्तान में कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए हमें ज़रूरत थी ताकि दिल्ली, काबुल और तेहरान जो है ये साथ में रहे। कराची पोर्ट जो है उसके सपोर्ट को दिल्ली को ज़रूरत ना पड़े। ईरान का मकरान कोस्ट है, वहाँ पर ये पड़ता है। जो कांडला हमारा है वहाँ से सिर्फ 1000 किलोमीटर था, तो हम इसका सपोर्ट ले रहे थे। और इसके बाद रेल लिंक बनाना था चाबार जदेन से, और 200 किलोमीटर की अफगानिस्तान से नियर एक रेल बिल्ड करनी थी। ईरान के अंडर सेक्शंस लगे थे, तो अहमदिजाद ईयर्स था 13 तक, उसमें लिटिल प्रोग्रेस हुई। IRCON ने इंजीनियरिंग स्टडी सारी कर ली थी रेलवे प्रोजेक्ट की, और इसके कॉस्ट को इन्होंने 1.6 बिलियन बोला था। इंडिया कंसंट्रेट कर रहा था उस टाइम पर 202 किलोमीटर 220 किलोमीटर की एक रोडवेज के लिए, जो डेलेराम से हेरात हाईवे तक जा रही थी। ये 2008 में कंप्लीट कर दिया गया था $150 मिलियन के साथ। इसके बाद थिंग्स मूव होती, पर 2015 में सैंक्शंस लग गए ईरान पे। अब जाहिर सी बात है ईरान न्यूक्लियर डील पे जो सैंक्शंस लगे, इंडिया की इतनी औकात नहीं थी कि इसके अगेंस्ट जा सके, उसकी इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं थी कि इसके अगेंस्ट काम करे। तो जाहिर सी बात है जब वो इसके अगेंस्ट काम नहीं कर सकती तो प्रॉब्लम हुई। फिर MOU एक साइन हुआ मोदी और इनके बीच में फेज़ 1 प्रोजेक्ट के लिए, जो पोर्ट आपका था, है ना, 2 टर्मिनल्स थे, शहीद बिस्ती पोर्ट एज अ पार्ट फेज़ 2 प्रोजेक्ट, फेज़ 1 प्रोजेक्ट। एक माइलस्टोन था, ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन अफगानिस्तान, ईरान एंड इंडिया। इनकी एडिशन $85 मिलियन की कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी, और लाइन ऑफ क्रेडिट 150 मिलियन के दिया था।
ओसी जो है लाइन ऑफ क्रेडिट, इसका मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब आपको कैश नहीं दिया जाता। लाइन ऑफ क्रेडिट में आपको एक परमिशन दी जाती है, इस लेटर के थ्रू आप इंडियन कंपनी से या इंडियन स्टफ को खरीद सकते हैं और इसका पैसा बाद में दे सकते हैं। मतलब ये कॉरिडोर टास्क जो बनना था, जो कंटेनर टास्क थे, इसके लिए जो भी काम हो रहा था, जो वहाँ पे डेवलपमेंट था, उसके लिए आप लाइन ऑफ क्रेडिट को यूज करके पैसे ले सकते थे। इसके बाद शिपमेंट जो था वो फेज 1 में हमने पहुंचाया, वीट वगैरह पहुंचाई। इसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन चाबार पोर्ट से बिल्ड होना था, जो स्लो हो गया। इसके बाद कई सारे वेवर्स इंडिया को मिले ताकि वो अफगानिस्तान के डेवलपमेंट को देख पाए। देखिए, अफगानिस्तान जरूरी इसलिए क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटीज हर जगह से होती हैं। वेव ऑफ मिला, उसके बाद हम इसे करना चाह रहे थे, बट उसके बाद सैंक्शंस में थोड़ी डिलेड हो गई क्योंकि रेलवे के लिए ग्रेंटिक क्रेन्स, मोबाइल हार्बर्स क्रेन्स ये सब चाहिए थी, तो इसके लिए परमिशन नहीं मिली, थोड़ी डिलेड परमिशन हो गई। रेल प्रोजेक्ट एमओयू साइन हुआ, तो ये चीज़ें चल रही थी। स्टील रेल ट्रैक भी हमने वहाँ पे पहुँचा दिया, सब हम कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है, ईरान ने एम्बिशियस प्लान था, एक्सटेंड किया अपनी रेलवे को 1000 किलोमीटर था, अनदर 150 किलोमीटर सरकासन तुर्कमेनिस्तान की तरफ। तो ये लिंक जो था, इंडिया का अलग प्लान था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाना था बंदरजीन कैस्पियन सी में। और उसके बाद 2011 में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने माइनिंग राइट्स ले लिए थे हैजिकक माइंस में अफगानिस्तान में, बट वहाँ पर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और तालिबान हिट चल रहा था, तो वहाँ पर वो अपने कोई काम नहीं कर पाए। अब आइए आपको थोड़ा मैप में समझाते हैं। देखिए, मैप में आप पहली चीज़ देखिए, ईरान इंडिया के लिए क्यों ज़रूरी है और ईरान की पीस हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है। देखिए, ईरान के आसपास इराक है, टेररिस्ट हिट है, अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, टर्की है। टर्की के भी रिलेशंस इस वक्त बहुत अच्छे वर्ल्ड वाइज नहीं है, और इंडिया का ये बहुत फ्रेंडली अलाई नहीं है, ये भी अलाई नहीं है। तो ये अलाई नहीं है, ये अलाई नहीं है। अफगानिस्तान की अनरेस्ट चलता है, ईरान में अनरेस्ट यूएस के चक्कर में है। तो अब इसको अगर आप डेवलप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होनी थी हमको। अगर अफगानिस्तान में हमें टेररिस्ट ग्रुप को ख़त्म करना है, तालिबानों को ख़त्म करना है और पाकिस्तान पे डिपेंडेंसी ख़त्म करनी है, तो ईरान को हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। इधर कैस्पियन सी, इधर पर्शियन गल्फ है, एक बार आप मैप में ज़रूर देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हुई जो यूएस ने भी की, कई ऐसी चीज़ें जो इंडिया से हुई। अब सिंपल सी चीज़ समझिए, इंडिया क्या प्लान कर रहा था? इंडिया ये प्लान कर रहा था बेटा कि ये आपका सीपेक है, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया से हम इस जगह से कोलंबो जा रहे थे, ठीक है, तो कोलकाता से हमें एक पोर्ट मिल रहा था, इधर से हम इधर स्प्रेड हो रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे। अब इंडिया को इस रूट को पकड़ना था क्योंकि अभी इंडिया ऐसे जाता है, ये इसका रूट है जो हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। इंडिया ने कहा कि यहाँ से हम सीधे ईरान जाएंगे, ईरान से हम आगे पूरा सेंट्रल एशिया होते हुए यूरोप में घुस सकते हैं। तो हमारे पास एक ट्रेड रूट का अल्टरनेट पाथ मिल रहा था जो हमारे काम आता है, यहाँ से कनेक्टिविटी हमें दे देता। तो ये पोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। बाकी यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी पोर्ट्स हैं, यहाँ पर हमारे पास पोर्ट है, तो हम सेफ थे। बट चाइना भी यहाँ पर हर जगह कैप्चरिंग कर रहा है, तो हमारे लिए पोर्ट बहुत ज़रूरी था, जिसके कहीं ना कहीं राइट्स हमारे पास नहीं रह गए। तो मैरीटाइम सिल्क रोड आपको दिख ही रही है, ये जो बना रहे हैं, इन सब से भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो हमारे पास ये अल्टरनेट रूट पास था जो हम बना सकते थे, बट अब हम नहीं बना पाएंगे। तो देखते हैं क्या होगा, बट अभी भी ऐसे नहीं कि हमारे होप्स खत्म है, हम अभी भी होप्स रख रहे हैं और चीज़ों को करेंगे। इसके बाद देखिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रोग्राम चला। जैसे ही 2016 आया, चाइनीज़ प्रेसिडेंट विजिट करते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अश्योर करते हैं और कहते हैं भाई मनी सैंक्शंस तो लगे हुए हैं, तो आप बार्टर सिस्टम फॉलो कर लीजिए, आपको जो चाहिए हमसे ले लीजिए, हमें जो चाहिए गैस और पेट्रोल वो हम आपसे ले लेते हैं। अब इसके बाद एक और इशू हुआ, यूएन के एक ड्रोन ने स्ट्राइक कर दिया इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स के जनरल को, कासिम सुलेमानी को। तो ये बहुत बड़ी हाईलाइट हो गई उस टाइम पे। आप याद रखिए, दोनों की नेवल आर्मी आमने सामने आ गई थी, लड़ाई की सिचुएशन बन गई थी, बट बाद में शांत हुई। यूएस और इसराइल जानबूझ के इनको भड़काते हैं, सारी कंडीशंस हैं, तो वो प्रॉब्लम बनी रही। फिर इन पे सैंक्शंस लग गए, फिर से सैंक्शन लगे, कोई भी वॉरफेयर और चीज़ें वेपन्स नहीं खरीद सकते, कन्वेंशनल वेपन्स भी नहीं खरीद सकते। तो ये एक चीज़ थी जो इनके साथ कर दी गई। ये जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान फॉर एक्शन और ईरान न्यूक्लियर डील ऑलमोस्ट सेम ही मानी जाती है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जो जब ये बाहर निकले इससे, ईरान न्यूक्लियर डील से, तो भाई इन लोगों को बहुत बुरा लगा, तो इन्होंने कहा चलो हम इनकी हेल्प करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब ईरान ये सोच रहा है कि व्हाइट हाउस में अगर कोई नया प्रेसिडेंट आ गया समझदार ट्रम्प की जगह, तो शायद ये चीज़ें सेटल होंगी। देखिए, ईरान को सेटल करना जरूरी है और इसमें चाइना की भी उसे ज़रूरत है। अब देखिए, बैलेंसिंग की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, चाइना की ज़रूरत इन्हें इसलिए है क्योंकि अगर ये अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, अपने आप को राइट डायरेक्शन में रखना चाहते हैं, इन्हें दो कंट्रीज ही हैं जो सपोर्ट करेंगी इस वक्त, एक करेगी रशिया और दूसरी करेगी चाइना। तो इनके पास वीटो है, तो इसको वो यूज़ कर सकते हैं, इसका फ़ायदा इनको मिलेगा। इन दोनों ने वीटो लास्ट टाइम पे भी यूज़ किया था, तो जो मूवमेंट था वो रुक गया। यूएस अकेले कुछ नहीं कर सकता, वीटो 5 परमानेंट मेंबर्स को मिला हुआ है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है इनको भी पता है कि यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है एग्रीड है का चाइनीज़ कंपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब वो आती हैं, तो किश आइलैंड है, चाइनीज़ ट्रूप वहाँ पर आगे स्टेशन्ड है, ईरान को सिक्योर कर रही हैं। ईरान स्टेशन्ड इन ईरान है, क्योंकि वो चाइनीज़ कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करती है उसको सिक्योर करने के लिए अपनी आर्मी बैठा देती हैं। तो यहाँ पे इस वक़्त आर्मी बैठी हुई है, तो ज़ाहिर-सी बात है जब ईरान कहीं जाता है, चाइना कहीं जाता है, तो वहाँ पे अपनी आर्मी को भी ले जाता है। उनके प्रोटोकॉल है कि जो उनकी कंपनीज़ है, जो उनका इन्वेस्टमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपनी आर्मी लगाएँगे। तो एक बहुत बड़ा इश्यू है। एडवांटेज इंडिया के लिए क्या और लेसन क्या इंडिया के लिए? ज़ाहिर-सी बात है चाइना के पे जो यूएस सेक्शन चाइना यूएस सेक्शन सैंक्शंस के अगेंस्ट जा सकता है, उनके लिए काम कर सकता है, बट इंडिया नहीं कर सकता। तो भैया इंडिया को सोचना है, चाबहार बहुत इंपॉर्टेंट है लैंडलॉक अफगानिस्तान में जाने के लिए, तो हम उसे छोड़ नहीं सकते। तालिबान को टेक ओवर करना है तो हमें ईरान की जरूरत पड़ेगी, तो हमें उसके लिए डोर ओपन रखने पड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो हमारे नेबर्स में जब हम रहते हैं तो उसके इम्प्लीमेंटेशन को हमें इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं, देखिए हम प्रोजेक्ट बहुत अच्छे चलाते हैं, हम एमओयू साइन कर देते हैं, बट उन्हें पूरा नहीं करते। आप नेबरिंग में कई प्रोजेक्ट है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, सब में डिलेज हैं और इनकी कॉस्ट ओवररन होती है। भाई जो 2003 में आपको पूरा करना था वो 2020 में अगर आप पूरा करेंगे तो उसकी कॉस्ट तो बढ़ती चली जाएगी, तो बार बार ओवररन करोगे कॉस्ट को। अगर आप टाइमली चीजें फुलफिल करते हो तो आपका फायदा होगा। तो इंडिया को सोचना है कि चीजें टाइमली करे, ऑन टाइम बाउंड होकर अपने प्रोजेक्ट्स को फुलफिल करे, तो वर्ल्ड में ट्रस्ट बना पाएगी, वरना चाइना अपने ट्रस्ट में हमेशा इनसे आगे रहेगी। अगला एडिटोरियल बेटा हमारा जो है वो माइलस्टोन ऑफ मिलियन है। जाहिर सी बात है आज हमारे यहाँ 109 दिन लगे थे 1 लाख पहुंचने में और 15 दिन डबल होने में। आज 2-2 दिनों में हम 1-1 लाख चीजें बढ़ा रहे हैं, अब 2 दिनों में बढ़ाएंगे। 35,000 से ऊपर केसेस एक दिन में बढ़ रहे हैं, तो अब चीजें बुरी हैं। दूसरा ये कि टेस्टिंग चीजें हो रही हैं, लॉकडाउन खत्म हुआ जून से, उसके बाद बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमें मेरा धरावी ने, महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कैसे चीजें कर सकते हैं। बेंगलुरु ने बताया कि अर्ली स्टेज ट्रेंड के बाद हम इसे कैसे कम कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है तेलंगाना भी ये कर रहा है, बहुत अच्छी चीज बोली। न्यूयॉर्क ने ये बोला कि कभी कोई चीज लेट नहीं होती है, वो कर्व में बहुत ऊपर चला गया था, बहुत बुरी कंडीशन थी, बट जब उसने अपनी इम्प्लीमेंटेशन राइट किए तो कर्व को बेंड कभी भी किया जा सकता है, पेंडेमिक से बचा जा सकता है। हमें सिर्फ एक राइट डायरेक्शन फॉलो करने हैं, टेस्टिंग सही करनी है, लोगों को कंट्रोल करना है, चेक करना, उसके बिना हम चीजें नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन गाइडलाइन की बात करें, यूजीसी हमें समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है। देखिए पेंडेमिक का टाइम है, इस चीज में उसे समझना चाहिए। पंजाब, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा, तमिलनाडु इन्होंने ऑब्जेक्शन दिया। उत्तर प्रदेश ने पहले से अनाउंस कर दिया है कि उत्तर प्रदेश अनाउंस दैट इट्स यूनिवर्सिटी विल होल्ड एग्जाम, अभी एग्जाम नहीं लेंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये डिसीजन लिए हैं, डिस्क्रिमिनेटली है, चैलेंज है, समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। 182 यूनिवर्सिटीज हैं जो एग्जाम कंडक्ट करा रही हैं और बाकी होल्ड कर रही हैं अगस्त सितंबर के लिए। ग्राउंड रियलिटी ये है कि भैया सिर्फ एग्जामिनेशन लेने से कोई फायदा नहीं होगा, आप एग्जाम लेके कुछ भी नहीं कर सकते, फंडामेंटल मीन्स हैं, ऐसे करने से कुछ मिलेगा नहीं। यूनिवर्सिटीज में क्या आप ऑनलाइन के लिए तैयार हैं? क्या आपके टीचर्स इतने अच्छे हैं? क्या स्टूडेंट्स इतने कैपेबल हैं कि वो इस चीज़ों को कर पाएंगे? आपको उसको ध्यान देना पड़ेगा। वायरस है, वायरस के टाइम पे आपको पता है अगर बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम दे के वापस आएंगे, इन्फेक्शन लेके आएंगे, घर पे बच्चे बुजुर्ग सब है, उनके पास फिर फैलेगा। कल भी हमने इसके बारे में बात की थी। तो आज जाहिर सी बात है पेंडेमिक ईयर है, क्या आप लास्ट जो 4-5 सेमेस्टर हो चुके हैं क्या उनके एग्जाम के थ्रू इनको प्रमोट या पास नहीं कर सकते? आपको कॉपी पेन का एग्जाम लेना जरूरी है क्या? ट्रेडिशनल एग्जाम का मेथड ही आपके लिए जरूरी है क्या? इसी से लोगों की क्राइटेरिया और उनकी करियर और सक्सेस का पाथ बनता है? नहीं। अगर वो हेल्दी नहीं रहेंगे तो उनको ज्यादा बीमारी लगेंगी, वो ज्यादा बीमार पड़ेंगे। इवन वर्ल्ड की फेमस कंट्रीज जो है उन्होंने अपनी चीजों को प्रॉब्लम में रखा और रोक रखा है। हमारी यूजीसी इतनी इंपॉर्टेंस रखती है कि एग्जाम लेना बहुत जरूरी है क्या? ये इकलौती चीज है? जाहिर सी बात है जो डॉक्टर्स हैं, जो सारे काम हैं वो सब जो कर रहे हैं, अब आप समझिए होल पर्पस बिजनेस एक्टिंग एडवाइजर विल बी लॉस्ट। स्टूडेंट फ्रॉम द हम्बल बैकग्राउंड फ्रॉम द रिमोट एरियाज, दोज डॉक्टर हेल्थ वर्कर एज पेरेंट्स आर कोरोना पॉजिटिव इन द फैमिली वुड बी द डिसएडवांटेज। भैया बच्चे जाएंगे, घर जाएंगे, फैमिलीज में मिलेंगे, ये चीज़ एक डिसएडवांटेज ही हमें देंगी। चाहे से बोल्ड स्टेप नहीं है ये डिसीजन बिल्कुल सही नहीं है। हमें ध्यान देना चाहिए कि डिक्लेयरिंग जो की गई है परफॉर्मेंस के लिए फाइनल सेमेस्टर का इवेल्युएशन करना चाहिए इंटरनली, जो पहले होता था। एग्जामिनेशन सेंट्रिक व्यू आज की डेट में जरूरी नहीं है। इमरजेंसी ऑफ फॉर जस्ट 1 सेमेस्टर, एक सेमेस्टर के लिए आप मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, एंग्जाइटी देखिए इसमें क्या आएगी, उनको अपने आप को बचाना भी, एग्जाम भी देना, ये कोई तरीका सही नहीं है। तो यूजीसी को इसके बारे में सोचना चाहिए। कोर्ट में भी इसे चैलेंज किया गया, देखिए क्या होता है। आज का बेटा मेंस राइटिंग का क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग ईरान चाइना टाइज
ऑन इंडियाज इंडियाज एंड ईरान रिलेशनशिप। देखिए इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सुटेबल वेज बताइए कि इंडिया क्या कर सकता है कि वो अपने सेफ गार्ड रखे राइट्स और रिलेशंस, और ताकि उसके डोर ओपन रहे अफगानिस्तान और अदर फ्यूचर प्लान्स के लिए। तो आप इसको क्रिटिकली लिखिएगा, सोचिएगा कि इंडिया में जो आपको मैंने बताया ना, इनके प्रोजेक्ट्स डिलेड क्यों होते हैं, टाइम बाउंड ये नहीं रहते, ये सारी चीजें आप जरूर इसमें ऐड करेगा, आपको हेल्प करेगी। आज का बेटा एडिटोरियल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए। जब आप इसे किसी भी चैनल पर प्रमोट करते हैं तो कहीं ना कहीं टीचर को मोटिवेशन मिलता है, बहुत मेहनत से लेक्चर बनता है, बहुत टाइम लगता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कमी दिखती है, न्यूज एनालिसिस जो आपकी सबटाइटल पीछे दिया है मैंने, उसमें मैंने आपको बकायदा मेल आईडी दे रखी है, आप मेल मुझे पर्सनली कर दीजिए अगर आप कमेंट नहीं कर सकते। आपको कुछ बुरा भला भी लगता है, कोई चीज बहुत खराब लगी कि लेक्चर में सर ने कुछ खराब किया, फ्री है मेल करने के लिए, मुझे बताने के लिए। प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।